नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी भाषा एवं साहित्य अंकदायी विषय है और बहुत लोकप्रिय विषय है। तो आज हम उसी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। वैसे तो बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस या आईएएस की बात करें तो नियर अबाउट सिलेबस सबका एक ही जैसा है। हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। कुछ किताबों की संख्या ज़्यादा या कम होगी साहित्य की बात करें तो, या हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास में एक दो बिंदु कम ज़्यादा होंगे, लेकिन वैसे सिलेबस लगभग एक जैसा है, उससे आप परिचित होंगे। लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आता है, खास करके बिहार पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित होता है। तो सिलेबस को आप समझ लें। चलिए सीधे आते हैं हम पाठ्यक्रम पे। यहां पर देखो आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, पेपर 1 होता है, उसके 2 खंड होते हैं। पेपर 1 होता है और वो 300 अंक का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और कुल 6 प्रश्न आपको करने होते हैं। 3 खंड क से, 3 खंड ख से, यानी पहले खंड से 3 प्रश्न, दूसरे से 3 प्रश्न। लेकिन ध्यान देने वाली बात कौन सी है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने शब्दों में लिखना है। पेपर आपको गाइड करता है और बताता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आप कोचिंग की शब्दावली या बार बार किसी किताब की भाषा, खास करके रटी हुई बातों का जो इस्तेमाल कम से कम करिए। कई बार ऐसा होता है, आप लोग कहते हैं कि सब कुछ हमने सही लिखा था नोट्स से, दृष्टि के नोट्स से, लेकिन नंबर कम मिला। तो कह रहा है अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। और जब तक आपका अच्छा अध्ययन नहीं होगा, अच्छी मार्गदर्शन आपको नहीं प्राप्त होगा, तब तक ये कला आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो खैर, पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं, फिर कुछ प्रश्नों के उदाहरण के साथ समझेंगे इसको। देखिए, जो आपका खंड फर्स्ट है, सेक्शन 1, इसमें 1, 2, ये 2 हिस्से हैं। हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास में 8 बिंदु हैं, जिनमें पहला बिंदु है अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी, और इसमें विशेषताएं यानी व्याकरणिक विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं। अब देखो, अपभ्रंश, भ्रंश यानी टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप। आर्य भाषा के मुख्य रूप से 3 भाग किए जाते हैं: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिकी या वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद लगभग 1500 साल के अंतराल में 3 भाषाएं आगे चलती हैं, जिनको आप प्राकृत कहते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्राकृत। तो प्राकृत, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश लगभग 1000 ईस्वी तक इसका प्रभाव था, प्रभाव आगे भी था, लेकिन मुख्य समय वही था। 1000 ईस्वी के आसपास एक संक्रमणकालीन भाषा आती, इसको आप अवहट्ट कहते हैं, आरंभिक हिंदी कहते हैं, संक्रमणकालीन हिंदी कहते हैं, संक्रांतिकालीन हिंदी कहते हैं, संध्या भाषा कहते हैं। तो ये जो है प्रारंभिक हिंदी है, ठीक है। उसके बाद मेडिवल पीरियड, मध्यकाल में हिंदी भाषा की कई बोलियां, उनमें प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया, जिनमें कि अवधी और ब्रज भाषा। तो मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ठीक है। तो ये आपको देखना है कैसे साहित्यिक भाषा के रूप में आगे बढ़ती है। हालांकि आगे चल करके ये दोनों बोलियां मात्र ही रह गईं और खड़ी बोली ने भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। तीसरा बिंदु है 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। 19वीं शताब्दी में, यानी कि जो आपका स्वतंत्रता संग्राम था उस दौरान की बात करते हैं, साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। एक आंदोलन भी हुआ खड़ी बोली के लिए, है ना, उन सबको आपको जानना पड़ेगा। चौथा बिंदु है देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण। देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया, क्योंकि वो बातें लोग जानते तो थे, लेकिन लिपि न होने के कारण वो लिख नहीं पाए। धीरे धीरे क्या हुआ कि लिपि का विकास हुआ। लिपि का विकास हुआ तो भाषा का मानक रूप आपके सामने आता है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का मानकीकरण, इससे भी प्रश्न आते हैं। 5वां बिंदु है स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास।
फिर स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। यहाँ पर राष्ट्रभाषा कहते हैं, यहाँ पर राजभाषा कहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में भारत एक राज्य है, स्टेट, यानी स्टेट इज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट, ये राजनीतिक अवधारणा है, राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है। तो ये जो आपकी वर्तमान में हिंदी है राजभाषा के रूप में, तो आपको दोनों पढ़ना है। कैसे, इसके लिए आंदोलन किया गया, विकास कैसे हुआ, संविधान में हिंदी एक अलग टॉपिक आपका है। फिर आते हैं 7वें बिंदु पर, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध। उपभाषाएं यानी कि क्षेत्र को ले लें, उप क्षेत्र को ले लें, तो उसमें जितनी बोलियां आती हैं सब मिलाकर उपभाषाओं का निर्माण करती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी आती, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा आ गई उसमें, बुंदेलखंडी। अब देखो, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध। आपस में क्या संबंध है? जैसे आप दिल्ली में हैं, हरियाणा जाते हैं, हरियाणा से दिल्ली आते हैं, तो एक ऐसी भाषा है जो दोनों लोग बोलते हैं, आपस में अंतर संबंध होता है। ठीक है। मानक हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, जो हिंदी का स्टैंडर्ड रूप जो मान्य है उसका व्याकरण क्या है। तो ये 8 बिंदु आपके हो गए। इसमें गणित जैसे नंबर मिलते हैं, मैथमेटिक्स जैसे नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो हमारी क्लास चलेगी, इसमें ऑनलाइन क्लास चलेगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, मैंने समझ में आपको आ जाएगा। फिर देखिए, इसका खंड फर्स्ट का दूसरा हिस्सा, इसमें 6 बिंदु हैं। पहला है हिंदी साहित्य के प्रमुख काल और मुख्य प्रवृत्तियां, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग मुख्य करके इसमें पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। इनकी मुख्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं, है ना। उसके बाद दूसरा बिंदु है आधुनिक हिंदी की मुख्य साहित्यिक गतिविधियां। इसमें क्या लिखा है? साहित्यिक गतिविधियां। अब कहते हैं छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, अकविता, फिर लिखा आदि, नवगीत वगैरह भी इसमें आप जोड़ लीजिएगा। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। तीसरा बिंदु है आधुनिक हिंदी के उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव। यहां पर यथार्थवाद शब्द को इन्होंने हाईलाइट किया है, यथार्थवाद। ठीक है। आइडियलिज्म इसको आप बोलते हैं, सॉरी रियलिज्म बोलते हैं, यथार्थवाद। ठीक है। आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा जो प्रेमचंद की थी, फिर जैनेन्द्र जी आए, फिर और लोग आए, तो ये एक प्रकार से आपको उपन्यास का उद्भव और विकास इसमें पढ़ लेना है और इस बिंदु को खास करके फोकस करना है, ताकि अगर टू द पॉइंट प्रश्न आवे तो आप लिख सकें। चौथा बिंदु है हिंदी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास। रंगशाला यानी जिसको आप रंगमंच कहते हैं या थिएटर कहते हैं, तो इस समय इसका अभी भी जोर है। उसके पहले तमाम लोग थे, गोविंद लिंगनानी और तमाम लोग जिन्होंने इस पे काफी काम किया है ना, सत्यजीत रे जो बंगाल में थे। तो फिलहाल हिंदी की बात करेंगे, तो इसमें रंगशाला और नाटक, इसका लिखते संक्षिप्त इतिहास। शब्द शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ संक्षिप्त लिखा है तो संक्षिप्त ही आपको पूछेगा। साहित्य आलोचना के सिद्धांत और प्रमुख आलोचक। साहित्य नहीं, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य आलोचना के सिद्धांत, देखो सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल, और प्रमुख आलोचक जिसमें कि आपके रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, है ना, रामविलास शर्मा हो गए, उसके बाद नगेंद्र हो गए, फिर नामवर सिंह हो गए, फिर नंद दुलारे वाजपेयी हो गए, इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी हो गए, और उसके बाद विजय देव नारायण शाही हो गए। ये आपको 7-8 जो नाम हैं इनके बारे में आपको अवश्य जानना है। बाकी आलोचना के इतिहास में हम बताएंगे जो मुख्य मुख्य बातें आपके काम की हैं। छठा बिंदु है हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास। जब साहित्यिक विधाओं की बात करते हैं तो पद्य और गद्य दोनों आ जाता है, लेकिन खास करके गद्य की बात करें तो जो कथेतर विधा है, कथेतर विधा यानी जिसमें संस्मरण है, रेखाचित्र है, डायरी लेखन है ना, और ये सब, रेडियो लेखन है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो अगर इसमें विधाओं लिख दिया गया, यानी इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं टिप्पणियों के रूप में।
कभी कभी प्रश्न के हिस्से आते हैं, वो उसी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। फिर आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 यानी कि आपके पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा। इसमें 2 भाग हैं। आपको आयोग कहता है कि इसमें परीक्षार्थी की समीक्षा क्षमता की परीक्षा होती है, यानी कि समीक्षा, क्रिटिसिज्म, आलोचना करने की, एनालिसिस, विश्लेषण करने की क्षमता आपकी विकसित हो। इसीलिए उत्तर लेखन का अभ्यास हम प्राय कराया करते हैं। तो जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यहां देखो, कबीर ग्रंथावली पहला बिंदु है, ठीक है। कबीर जिन्होंने सतुक्कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया और इकलौते आदमी, कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी, चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी। तो इसमें 200 आरंभिक पद, इनके जो आरंभिक 200 पद पढ़ने हैं। इसके बाद भ्रमर गीत सार सूरदास की कृति है। सूरदास, बाबा सूरदास तो सूर सागर से लिए हुए ये पद हैं। इनका संपादन किया था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। ग्रंथावली का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। भ्रमर गीत का मतलब होता है कि जब उद्धव गोपियों को समझाने आए थे कृष्ण के कहने पर कि प्रेम के बजाय ज्ञान की तरफ बढ़ो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो उस समय की बात है कि उस समय परंपरा थी कि दूसरे पुरुष के सामने भारतीय महिलाएं नहीं आती थी, सीधे बात नहीं करती थी। उद्धव आए तो एक भंवरा उड़ता हुआ उधर से गया, तो भंवरे का उद्धव से मैच कराया उन्होंने। उद्धव का जो कपड़ा था वो पीला था, भंवरे का पंख पीला होता है। उद्धव का रंग सांवला काला था, भंवरा का रंग भी वैसे होता है। तो उन्होंने भंवरे को संबोधित करके एक प्रकार से उद्धव से ही बात की, है ना। तो भ्रमर गीत हो, जो भी संवाद उसमें है उस प्रकरण से जुड़े हुए सब 200 पद इसमें आपको पढ़ने हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु मैंने लिखा है तुलसीदास। तुलसीदास की 2 कृतियां, रामचरितमानस, कवितावली आपके पाठ्यक्रम में है। रामचरितमानस में भी 7 कांड है, उत्तर और कवितावली में भी 7 कांड है, लेकिन रामचरितमानस का केवल अयोध्या कांड पढ़ना है। इसमें से भी ज्ञान भक्ति की चर्चा है। उत्तर कांड, इसमें भी आपको तमाम उस समय का वर्णन है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलिबनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सोच सिद्धमान बस, कहीं एक एक अंते कहाँ जाई क्या का करी। ये मिडिवल पीरियड में, अकबर के समय में क्या दुर्दशा थी, अकाल वगैरह आया था, तो सब चित्रण इसमें है। तो आपको ये दोनों पढ़ना है, अयोध्या कांड रामचरितमानस का, उत्तर कांड कवितावली का। ये तो आईएएस के पाठ्यक्रम में भी है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, ये चौथा टॉपिक। इनकी कामायनी आपके सिलेबस में है। कामायनी में लगभग 15 सर्ग हैं। कुल 15 सर्गों में आपके पाठ्यक्रम में 4 सर्ग हैं, चिंता, श्रद्धा, लज्जा, ऋणा। चिंता और श्रद्धा आईएएस के पाठ्यक्रम में भी है, लज्जा ऋणा आपको अतिरिक्त पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 5वां बिंदु है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी की किताब है अनामिका। उसमें 2 लंबी लंबी कविताएं हैं, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। सरोज इनकी बेटी का नाम था। बेटी अकाल काल कवलित हो गई थी, मर गई थी, तो उन्होंने उसकी स्मृति में लिखा। और राम की शक्ति पूजा में कहते हैं, ऐसा कहा जाता है निराला जी के स्वयं के जीवन की छाया थी इनमें, कि जैसे राम शक्ति की उपासना करते हैं और उसके बाद शक्ति उनका समर्थन करती है, तो कहीं इनके साथ भी ऐसा ही था, है ना। राम की शक्ति पूजा में यही तो है कि रोज लड़ाई होती है राम रावण की, और रावण जीत जाता है, राम हार जाते हैं। राम विचार करते हैं ऐसा क्यों होता है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। जामवंत कहते हैं काली उनकी सहायता कर रही है रावण की, और सलाह देते हैं कि तुम भी शक्ति की करो मौलिक कल्पना। जो शक्ति तामसिक रूप में रावण की सहायता करती है, सात्विक रूप में वही दुर्गा बनकर के तुम्हारी सहायता करेगी, और इस तरह से तुम्हारी विजय होगी। तो शक्ति की आराधना करते हैं, वही शक्ति पूजा है। अंत में शक्ति प्रकट होती है, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन का महाशक्ति और राम बदन में हुई लीन। तो एक प्रकार से उनकी खुद के जीवन का एक प्रकार से देखो उत्थान था, कैसे अंतरतर शक्ति का संचय होता है और फिर आप मैदान में आ जाते हैं। जीवन में भी ऐसे होता है। 6ठा बिंदु है मुक्ति बोध अंधेरे में। इनकी एक किताब है चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें लंबी कविता अंधेरे में है, ठीक है। तो ये 6 लोग आपके सिलेबस में है। ये पद्य खंड हो गया। गद्य खंड की बात करते हैं तो यहाँ मैंने 5 बिंदु लिखे हैं, जिनमें कि नाटक भी है, उपन्यास भी है और कहानी भी है। नाटक की बात करते हैं, भारतेंदु जी की एक पुस्तक है अंधेर नगरी, जिसको प्रहसन कहा जाता है। प्रसाद जी की एक कृति है चंद्रगुप्त,
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला सुगमता पुकारती, या अरुणिया मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। पढ़ा होगा आपने ना, इसी में है, अद्भुत किताब है। फिर प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, जिसे कि कृषक जीवन का महाकाव्य, महागाथा, त्रासदी इत्यादि नाम से बुलाया जाता है। अज्ञेय जी की पुस्तक शेखर एक जीवनी, इसके दोनों भाग आपको पढ़ने हैं, राजकमल प्रकाशन की किताब है, ठीक है। तो ये 3 उपन्यास हो गए, गोदान 1, शेखर एक जीवनी के 2 उपन्यास, 3 उपन्यास हो गए, 2 नाटक हो गए। और प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर 8 भाग में है, तो पहला भाग जो है वो आपको पढ़ना है। ये आपका हो गया सिलेबस। अब देखो 2020 मेरे पास पेपर है, विगत लगभग 20 सालों के अंदर का, इसमें 17 पेपर है। तो जो 2020 में हुआ था, 65वीं परीक्षा हुई थी बीपीएससी मेंस की, उसमें देखो जो पहला प्रश्न आया था, देखो सब एज इट इज पूछते हैं इसी पाठ्यक्रम से। पहला प्रश्न आया था, मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास का सविस्तार प्रकाश डालते हुए ब्रज भाषा में रचित भक्ति काव्य अमृत काव्य का उल्लेख कीजिए। यानी कि ये जो आपका पाठ्यक्रम है, मध्यकाल में अवधि और ब्रज भाषा की बात करो। यहाँ कहते हैं साहित्यिक भाषा के रूप में। जब विस्तृत तौर पे आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कई लोग मिलेंगे, जैसे सूरदास की बात करते हैं, है ना, सूरदास हैं, नंददास हैं, वल्लभाचार्य हैं, कई लोग हैं। तो जैसे इसमें कहते हैं कि ब्रज भाषा का विकास, उस पर प्रकाश डालिए, सविस्तार विस्तार की बात करते हैं। अब 50 अंक का है ये 50 अंक का प्रश्न है, मामूली मत समझिए, 300 में 50 यही हो गया। और इसमें कहते हैं भक्ति काव्य रीति काव्य दोनों जो लिखे हैं, आगे चल करके बिहारी भी उसी की सहायता लेते हैं, घनानंद भी उसी की सहायता लेते हैं, पद्माकर देव है, भूषण वगैरह। तो आपको भक्ति काव्य और मैंने पूरा पढ़ना है, इसमें सविस्तार लिख दिया। आगे देखो, कहते हैं भाषा के मानकीकरण से क्या तात्पर्य है। आ गया आपका हिंदी भाषा का मानकीकरण, यहां से लेकर यहां तक का टॉपिक। और हिंदी भाषा के मानकीकरण के विविध बिंदुओं को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। 50 अंक का, यानी 25 अंक आपका है मानकीकरण क्या है, और 25 अंक इस बात पर के है कि इसके विविध बिंदु कौन कौन से हैं, और उदाहरण दे करके ध्यान। जैसे उदाहरण कह दिया, यानी कि अगर एक बिंदु आप लिखते हैं और उस पर 10 नंबर मिलता है, तो 5 नंबर उस बिंदु पर, 5 उदाहरण पर। उदाहरण का बड़ा महत्व है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए सटीक उदाहरण देना चाहिए। और बता दें आपको, आईएएस परीक्षा में या सिविल सेवा परीक्षा में उत्तर लेखन में इस बात का खास ध्यान देना है कि जो भी आप कहें उसके लिए तर्क दें, उदाहरण दें। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव विकास पर विचार करते हुए हिंदी भाषा की उपभाषाओं के पारस्परिक संबंध को सोदाहरण विवेचित कीजिए। अब यहाँ पर लिखते हैं हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध, ठीक है। अब कहते हैं इसमें कि सोदाहरण विवेचित, तो देखिए हिंदी भाषा के उद्भव विकास पर विचार करिए, एक हिस्सा हो गया। हिंदी भाषा की उपभाषाओं के पारस्परिक संबंध 2 हिस्सा हो गया। सोदाहरण विवेचित में उदाहरण तीसरा हिस्सा हो गया। यानी 50 अंक अगर है तो इसके 2 हिस्से करिए, 25 और 25, तो 25 में हो जाएगा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। अब उद्भव विकास पढ़ेंगे तो आपको भाषा परिवार की संक्षिप्त चर्चा 1-2 पंक्तियों में, उसके बाद फिर प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषाएं 1-2 लाइनों में, उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं में फिर हिंदी को ले लेंगे, और कैसे कैसे, समझ में आ रहा है। तो ये है। तो अगले 25 में आधा उदाहरण हो गया, आधा आपका मुख्य बिंदु हो गई, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य के भक्ति काल, साहित्य इतिहास के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संख्या क्यों दी जाती है। इस प्रश्न का तथ्यात्मक विवेचन माने किसने क्या कहा, आदिकाल। तो देखो इसमें 2 बिंदु था, दूसरा और 7वां। यानी अगर आप पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं तो हर पाठ्यक्रम में अगर आप 8 बिंदु पढ़ लेते हैं, 2 बिंदु आपके फंस गए, समझो एग्जाम में आ गए। यहां से आदिकाल पूछ लिया कि आदिकाल ही क्यों कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं, और जो है राहुल संकृत्यान सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो क्यों इस प्रकार का नामकरण पड़ा, वीरगाथा काल कहते हैं शुक्ल जी, ठीक है। तो तथ्यात्मक विवेचन यानी आपको एक सूची दे देनी है। देखो फिर कहते हैं द्विवेदी युग
युगीन काव्य की उन प्रवृत्तियों को काव्य पंक्तियों के उद्धरण के साथ विवेचित कीजिए जिनमें तद युगीन समाज सुधार स्वातंत्र बोध को बल प्राप्त होता है। यह आधुनिक काल जो आपका टॉपिक है, इसमें द्विवेदी युग, ठीक है। तो इस पे कहते हैं कि तद युगीन समाज सुधार और स्वातंत्र बोध, समाज सुधार स्वातंत्र बोध, इनसे संबंधित पंक्तियां, ठीक है। इसको हम पढ़ाएंगे। तो मैंने यहां से टॉपिक, दो चीजें आ गई, आदि काल और द्विवेदी युग। उसके बाद छठा प्रश्न है हिंदी नाटक और रंगशाला के इतिहास पर प्रकाश डालिए। यहां देखो, हिंदी में रंगशाला नाटक का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि दो बिंदु यहां से और एक दो बिंदु यहां से, ठीक है, और एक यानी तीन, एक दो तीन बिंदु यहां से आ गए, तीन बिंदु यहां से आ गए। यानी अगर आप 6 पढ़ते हैं, 3 इसमें से, 8 पढ़ते हैं इसमें से आ जाएंगे, 3 आपको करने हैं, उनमें से कोई 3, बहुत आसान है। आगे देखो खंड बी, यानी आपका जो दूसरा खंड है, इसमें पहला प्रश्न है कबीर के काव्य के कालजयी पक्षों का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पे कबीर ग्रंथावली को नहीं कह रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए कबीर के काव्य, इसकी जितनी भी भूमिका वगैरह दी है सब इंपॉर्टेंट है, तो कबीर पर आपको अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कबीर के काव्य के कालजयी पक्ष, देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, कालजयी पक्ष, ठीक है। ये है 50 अंक का। अगला है भ्रमर गीत सा। भ्रमर गीत की रचना के कारणों पर विचार करते हुए उन्हें सूरदास के पदों से पुष्ट कीजिए, ठीक है। अब भ्रमर गीत नाम से और लोगों ने भी लिखा है, भंवर गीत, भ्रमर गीत, है ना। चलिए, नवा प्रश्न है रामचरितमानस के अयोध्या कांड। ये देखो, अयोध्या कांड के आधार पर तुलसीदास की आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि का विश्लेषण उदाहरण सहित कीजिए। यह अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड है, तो उसमें आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि, इसका विश्लेषण करना अयोध्या कांड के आधार पर, ठीक है। अब यहां से देखो, आपका 6 रचनाकार थे, 3 आ गए, कबीर आ गए, सूर आ गए, तुलसी आ गए, और यहां पे कह रहे हैं समीक्षा क्षमता की परीक्षा की जाती है, ध्यान देना। अब देखो आगे एक प्रश्न आया है, देखो बंधुवर सामने स्थित जो या भूधर शोभित शतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, यानी ये आपका जो है राम की शक्ति पूजा से प्रश्न आ गया, और ये आपका आ गया 25 अंक की व्याख्या। अब देखो 1 2 3 4 लोग आ गए, 6 पढ़ने पे 4 आ गए, तो अच्छा तो है। आगे देखिए, कहते हैं चंद्रगुप्त नाटक में चित्रित भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों का विश्लेषण नाट्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कीजिए। ये देखिए, प्रसाद का चंद्रगुप्त, इसके जो उदात्त पक्ष हैं, उदात्त का मतलब क्या होता है, अब आपने अगर पढ़ा हो लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत, बाकायदा दिया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है हिडिंबा, उन्होंने मंगलाचरण में एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मूल्य रखती है राज्य से भी बड़ा लोक में, राम की भरत की उदात्त भातृभावना, अपुण्य भूमि पाकर उसी को हुई पावना, डूबा महाभारत उसी के बिना शोक में। तो राम और भरत के बीच में जो भाव था, भातृभाव, वो था उदात्त, देने की भावना, है ना। तो उदात्त चंद्रगुप्त नाटक में उदात्त भाव जो है, इसमें कई चीजें हैं जिसको हम पढ़ाएंगे आपको। आगे देखें, शेखर एक जीवनी उपन्यास, इस पे आ जाइए चौथे पर। शेखर एक जीवनी उपन्यास को व्यक्तिवादी या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की श्रेणी में सम्मिलित करके उपन्यास में व्याप्त सूक्ष्म समष्टि चिंतन की उपेक्षा करना एक पक्षीयता है। इस कथन का विश्लेषण उपन्यास पंक्तियों को उद्धृत करते हुए, आपको दोनों किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो पहली बात, दोनों किताबें आप ले लीजिए शेखर की जीवनी की, हम तो समीक्षा कराएंगे, बताएंगे आपको। फिर 12वें प्रश्न में 2 ये पैराग्राफ है, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों
ही का नाम कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्यानंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाए, बल्कि उस समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। अब जैसे अगर आप मूल पाठ को पढ़ते हैं, जैसे गोदान है, चंद्रगुप्त है या मानसरोवर कहानियां, जैसे ही आप मूल पाठ को पढ़ते हैं तुरंत आप पकड़ लेंगे कि कहां से ये चीज आई है। तो ये आपको मैंने बता दिया एक संक्षिप्त आपके समय को लेते हुए कि एक पेपर होता है, इसके 2 खंड होते हैं, 300 नंबर का होता है और बहुत ही आसान है अगर मेहनत आप करते हैं तो। अब देखो इसमें मैंने बताया, पहले बात देखिए, खंड ए से मैंने पहले खंड से देखो 3 इसमें से आ गया, 1 2 3 इसमें आ गया, इसमें से 1 2 3 4 आ गया, और इसमें से चंद्रगुप्त 1, गोदान 2, शेखर की योनि 3, ये 3 आ गया इसमें से। अब इसे जैसे हर पाठ्यक्रम के हर हिस्से से कुछ न कुछ आता है, लेकिन चूंकि एक ही पेपर होता है तो सब कुछ पूछ नहीं सकते हैं। देखो 19 में जो पेपर हुआ था उसमें अवहट्ट पूछ लिया था, व्याकरणिक विशेषताएं। अवहट्ट शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन इसी में आएगा आरंभिक हिंदी में अवहट्ट। फिर अवधि पूछ लिया यहाँ पर, प्रेम मार्गी राम भक्ति शाखा और प्रेम मार्गी शाखा उसकी, ठीक है, राम भक्ति काव्य और प्रेम मार्गी शाखा, अवधि 1 2 हुआ। फिर स्वाधीनता संघर्ष के कालखंड में राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास, देखो ये आ गया, तो जो छूटा उसमें आ गया। एक एक साल का अगर आप तुलना करेंगे ना, जो इसमें नहीं पूछता उसमें पूछ लेता है। तो यहाँ पे ये छोटा था, अवधि छोटी थी, ये तो 19 में उसको पूछ लिया। आदिकाल की प्रवृत्तियां बताइए, समाज सुधार व्यक्ति निर्माण के लिए ही काव्य की रचना हुई है, देखो ये आदिकाल फिर पूछ लिया, यानी इंपॉर्टेंट है ये। भक्ति काव्य की कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण भक्ति काव्य का महत्व हिंदी साहित्य में सर्वोपरि है, उदाहरण बताइए, यानी कि उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, यह भक्ति काल भी इसमें आ गया। छायावाद की विशेषताएं बताइए जिनमें उदात्त स्वरूप भारतीय संस्कृति का आता है, ये छायावाद। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा पाठ्यक्रम ही आपका है। कबीर फिर पूछ लिए गए इसमें, अंधेर नगरी आ गई, तत्युगीन शासन व्यवस्था बताई गई है। गोदान में कृषक जीवन की त्रासदी पर प्रश्न आ गया। फिर कवितावली के आधार पर उस समय के परिवेश की चर्चा हो गई, और चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप की चर्चा हुई, फिर चंद्रगुप्त नाटक आ गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 2 पैराग्राफ आ गई, एक तो अयोध्या कांड से कुछ पैराग्राफ व्याख्या करने के लिए, और उसके बाद जो है राम की शक्ति पूजा से कुछ प्रश्न आ गए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका पूरा पाठ्यक्रम ही महत्वपूर्ण है, और इसको बैच हमारी आप ज्वाइन करें, और इसमें हम लोग पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। मोबाइल नंबर देखो 8303406738, 8304306738। यहाँ पर लेते हैं विराम। कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो कमेंट कर दीजिए, या इस मोबाइल नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, आप वहाँ पे संपर्क करिए, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं विराम, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और कहा जाता है जो कर्मवीर होते हैं ना, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, है ना। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, पर्वतों को काट कर नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ की जलराश में बेड़ा चला देते हैं वे। तो काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। तो आप लोग डटे रहो, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, तो कुछ तो करो। फिलहाल हम आपके साथ में हैं, आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक देखा, अच्छा लगा। आप अपने मित्रों को बताइए, आप लोग पढ़िए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए ताकि जल्दी सफलता प्राप्त हो। यहाँ लेते हैं विराम। नमस्कार, जय हिंद।